पिछले वीडियो में हमने जाना कि अल्पाधिकार किसे कहा जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। सामान्य रूप से अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें संपूर्ण बाजार पर कुछ ही फर्मों का अधिकार होता है, उसे अल्पाधिकार कहते हैं। प्राय परीक्षाओं में कई तरीके से अल्पाधिकार पर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कई बार प्रश्न आता है कि अल्पाधिकार में कीमत जड़ होती है, उसकी व्याख्या कीजिए। या कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि किन परिस्थितियों में विंकुचन की स्थिति समाप्त होकर कीमत में लचीलापन आ जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। या विकुचित मांग वक्र से संबंधित सीमांत आगम वक्र की जो असंबद्धता है उसको समझाओ। यानी कहने का तात्पर्य है कि अल्पाधिकार का जो विंकुचित मांग वक्र है वह उस पर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंकुचित मांग वक्र क्या होता है। सामान्य रूप से हम देखें तो विंकुचित मांग की जो धारणा है वो चैम्बरलिन के द्वारा प्रायोजित मांग वक्र तथा बाजार मांग वक्र पर आधारित है। जो चैम्बरलिन ने मांग वक्र की अवधारणा की थी उसमें वो भी विकुचित मांग वक्र की अवधारणा पर आधारित है। पर सबसे पहले हार्ले व हिच ने 1939 में स्थिर कीमतों के विश्लेषण में विंकुचित मांग वक्र का प्रयोग किया था। परंतु अल्पाधिकार में विंकुचित मांग वक्र का प्रयोग करने का श्रेय पॉल एम स्वीजी को जाता है और इन्हीं के नाम पर पॉल एम स्वीजी का विंकुचित मांग वक्र भी इसे कहा जाता है। उनका ये मानना था कि सामान्य रूप से अल्पाधिकार की स्थिति में एक फर्म कीमत कम करती है तो सभी फर्में कीमत कम करती है, पर यदि एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी फर्में कीमत बढ़ावे। तो इस कारण से जो अल्पाधिकार का मांग वक्र होता है वो सामान्य एकाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता की मांग वक्र की तरह नहीं होता है, वरन यह पहले इस मांग वक्र में बीच में विंकुचन होता है। अर्थात इस मांग वक्र में पहले मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, उसके बाद मांग की लोच इकाई से कम हो जाती है। तो देखिए इन्होंने जो दिया था पॉल एम स्वीजी ने 1939 में जो मांग वक्र दिया था, जैसे कि विंकुचित मांग वक्र कहा जाता है, ये क्या करता है, सामान्य रूप से यदि किसी फर्म के द्वारा कीमत कम की जाती है तो अन्य फर्में भी उसका अनुसरण करती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यदि इस फर्म के द्वारा कीमत कम की गई है तो हो सकता है क्रेता इसके पास चले जाए और हमारा प्रोडक्ट बिकना कम हो जाए। तो सामान्य रूप से यदि अल्पाधिकार की स्थिति होती है तो एक फर्म के द्वारा कीमत कम की जाती है तो अन्य सभी फर्मों के द्वारा भी कीमत कम की जाती है। पर इसका विपरीत सत्य नहीं है। अर्थात यदि एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो बाकी सब फर्में देखती है कि इसने कीमत बढ़ाई है तो अब हमारा प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट से सस्ता है तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। यानी वो कीमत कम करने पर अनुसरण करती है, पर कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ वो अनुसरण नहीं करती है। तो यहाँ जैसे कि मांग वक्र पहले तो इकाई से अधिक लोचदार होता है और उसके बाद ये मांग वक्र, ये अल्पाधिकारी का मांग वक्र इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार से ये इस मांग वक्र में विंकुचन होता है। इसी कारण से सामान्य जो मांग वक्र होता है, सामान्य मांग वक्र इस प्रकार का होता है, एवरेज रेवेन्यू। पर ये अल्पाधिकारी का जो एवरेज रेवेन्यू है वो किंग्ड होता है, यानी यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक होती है और यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम होती है, जो ये बताती है कि अगर एक फर्म के द्वारा कीमत कम की जाती है तो अन्य सभी फर्में भी उसका अनुसरण करती है। इस कारण जिस अनुपात में फर्म कीमत कम करती है, देखिए फर्म बहुत कीमत कम करती है पर उसका प्रोडक्ट उतना बिकता नहीं है जितना कीमत उसके द्वारा कम की जाती है। कंपनी ने P2 से P1 बहुत सारी कीमत कम कर दी पर उसकी क्वांटिटी Q से Q2 ही बढ़ती है, क्योंकि एक फर्म के द्वारा कीमत कम करने पर बाकी सभी फर्मों के द्वारा भी कीमत कम कर दी जाती है। यदि इसके विपरीत हो कि एक फर्म कीमत घटावे तो सभी फर्में भी कीमत घटावे और एक फर्म कीमत बढ़ावे तो सभी फर्में भी कीमत बढ़ावे, तो ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। देखिए मैं दोनों की तुलना करके बताता हूँ। सामान्य रूप से क्या होता है, एक फर्म के द्वारा कीमत घटाने पर सभी फर्मों के द्वारा कीमत नहीं घटाई जाती, सभी फर्मों के द्वारा कीमत घटाई जाती है, और एक फर्म की कीमत बढ़ाने पर सभी फर्मों के द्वारा कीमत नहीं बढ़ाई जाती है। तो ये अल्पाधिकारी का मांग वक्र होता है। अगर इसके विपरीत स्थिति हो, ये तो ओरिजिनल है। अगर ऐसा हो कि एक फर्म कीमत घटावे और सारी फर्में भी कीमत घटावे
पर जब एक कीमत बढ़ावे तो बाकी सब भी कीमत बढ़ावे, तो फिर मांग वक्र का जो विंकुचन होगा वो इस प्रकार से होगा। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। देखिए यहां देखिए दो प्रकार के विकुचन की हमने बात करी, यहां से यहां तक दोनों सेम है। उसके बाद की देखिए एक फर्म के कीमत घटाने पर सभी घटावे और एक के बढ़ाने पर सभी बढ़ावे, तो मांग वक्र इस प्रकार का होगा। पर होता क्या है कि कीमत घटाने पर सभी फर्में कीमत घटाती है, पर कीमत बढ़ाने पर सभी फर्में कीमत नहीं बढ़ाती है। इस कारण से एक अल्पाधिकारी में मांग वक्र इस प्रकार का होता है। अब देखिए हम बात करते हैं अल्पाधिकार में कीमत व उत्पादन का निर्धारण। अल्पाधिकार प्रतियोगिता में कीमत व उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी हम बात करते हैं। नंबर 1, अल्पाधिकार में कीमत व उत्पादन का निर्धारण। देखिए किस प्रकार से पाल एम सीवीजी ने दिया था इसको। देखिए अल्पाधिकार में पाल एम सीवीजी के अनुसार ये जो मांग वक्र होता है, एवरेज रेवेन्यू यहां तक ये हो रहा है, इसके बाद एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड कर, और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो इस प्रकार से बीच में से विंकुचित होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। और अल्पाधिकार में ये मांग मार्जिनल कॉस्ट यहाँ है, तो एमआर और एमसी ई बिंदु पर काट रहे हैं, तो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण Q1 होगा। इस उत्पादन को P1 प्राइस पर बेचा जाएगा और अल्पाधिकारी को मैक्सिमम लाभ होगा। तो यहाँ देखिए अल्पाधिकार की स्थिति में कीमत व उत्पादन का निर्धारण अगर हम देखें तो अल्पाधिकार के कीमत व निर्धारण में आप देखिए, यहाँ देखिए ये ए बी, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। तो ये बी सी जो वक्र है ये डिपेंड करता है मांग की लोच पर। अगर मांग की लोच ज़्यादा होगी तो ये जो विंकुचन है बी से सी तक मार्जिनल रेवेन्यू का वह ज़्यादा होगा, मांग की लोच कम होने पर कम होगा। तो विकुचित मांग वक्र जो है, यहाँ देखिए आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ एवरेज रेवेन्यू डिमांड करवाए और ये मार्जिनल रेवेन्यू है। ये मार्जिनल रेवेन्यू बी से लेके सी तक बीच में से विंकुचित होता है। अर्थात अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ भी जाएगी तो कीमत नहीं बढ़ेगी और मार्जिनल कॉस्ट घट भी जाएगी तो कीमत नहीं घटेगी। यानी अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता होती है, जैसा कि हमने एक प्रश्न में देखा था कि अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता होती है, एक ऐसा शब्द आया था। तो वो इसी वजह से है कि अल्पाधिकार में सामान्य रूप से जिस स्थान पर एमआर और एमसी वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहाँ उत्पादन का निर्धारण क्यू होता है, और ये उत्पादन का निर्धारण हुआ और इसमें कीमत होती है P1 और इस स्थिति में एक उत्पादक का लाभ अधिकतम होता है। अब ये जो हम बात कर रहे थे कि जो विंकुचन है वो डिपेंड किस पे करता है, ये मांग की लोच के अंतर पर निर्भर करता है। मांग की लोचों में जितना ज़्यादा अंतर होगा वही बीसी पार्ट जितना ज़्यादा होगा, और मांग की लोच में जितना अंतर कम होगा उतना ही बीसी वाला पार्ट कम होगा। अब दूसरी चीज़ देखिए, लागत में वृद्धि पर अगर हम बात करें अल्पाधिकार की स्थिति में, ये तो हमने बात करी कीमत व उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए मांग की लोच, अब अल्पाधिकार में हम यह बात करें कि लागत वृद्धि से अल्पाधिकार में क्या परिवर्तन होता है। सेकंड हम बात कर रहे हैं लागत में वृद्धि से अल्पाधिकारी संतुलन पर प्रभाव। अगर किसी वस्तु की लागत बढ़ जाती है तो अल्पाधिकारी संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा देखिए ये एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड कर्व है और यहाँ से यहाँ तक ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये अल्पाधिकार का भी हमने बनाया मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट 1 है और इस स्थान पर देखिए एमआर और एमसी ई बिंदु पर काटते हैं तो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हुआ Q1 और इस Q1 पर प्राइस ली जा रही है P1। अब अगर किसी देखिए ये जो है ना, ये मांग वक्र देखिए, ये AR और ये MR वक्र, MR वक्र यहां से विंकुचित होता है, देखिए ये विंकुचित और ये वापस MR वक्र। अब देखिए अगर किसी यहां इस स्थिति में MR और MC वक्र E बिंदु पर काट रहे हैं और यहां पर Q1 प्रोडक्शन हो रहा है, P1 प्राइस ली जा रही है, ए बिंदु पर संतुलन है और इस स्थिति में एक अल्पाधिकारी का लाभ अधिकतम होता है। अगर किसी समय में लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाने की वजह से मार्जिनल कॉस्ट MC2 हो जाता है,
तो भी कीमत वही रहेगी, उत्पादन की मात्रा वही रहेगी, क्योंकि अल्पाधिकार में ये देखिए एमआर वक्र में विकुचन है, ये मांग के लोचों में अंतर की वजह से विकुचन होता है। तो यहाँ अगर किसी स्थिति में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ भी जाती है तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो हमने जो एक शब्द पढ़ा था, या किसी समय सीमांत लागत गिर भी जाती है तो भी कीमत कम नहीं होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्पाधिकार में एक सीमा तक कीमत दृढ़ता होती है। अगर लागत बढ़ भी जाती है या लागत घट भी जाती है तो कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी फर्म की लागत घट जाती है और फर्म कीमत कम करती है तो अन्य फर्में भी कीमत कम कर देगी। जब अन्य फर्में कीमत कम कर देगी तो कीमत कम करने का जो फर्म को फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। यदि किसी समय फर्म की लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ने पर फर्म कीमत नहीं बढ़ाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरे द्वारा कीमत बढ़ा दी गई तो जो उपभोक्ता है वो दूसरी फर्मों का उत्पाद खरीदना प्रारंभ कर देगा। इस कारण से सामान्य रूप से बहुत आसानी से अल्पाधिकार में कीमत नहीं बढ़ती है। यहाँ देखिए मार्जिनल कॉस्ट MC1 से MC0 हो जाती है तो भी कीमत वही रहती है, और MC1 से MC2 हो जाती है तो भी कीमत वही रहती है। यही कारण है कि अल्पाधिकार की स्थिति में कहा जाता है कि अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता होती है। दूसरी चीज देखेंगे कि यदि मांग में वृद्धि होती है तो अल्पाधिकार में क्या स्थिति होती है। हम पहली स्थिति की हमने बात की, अब देखिए मांग में वृद्धि होने पर, ये लागत में वृद्धि की बात हमने करी। अब दूसरी बात हम करते हैं मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि पर अल्पाधिकार में अपरिवर्तन। सेकंड देखिए, मांग में वृद्धि होने पर अल्पाधिकार संतुलन में परिवर्तन। देखिए अगर किसी समय मांग बढ़ जाती है तो अल्पाधिकार की स्थिति क्या होती है, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट देखिए एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड कर्व है, और ये आपकी है यहां से यहां तक मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए इस स्थिति में ये मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट यहां पर है, और एकाधिकारी की जो प्राइस है वो क्वांटिटी Q1 बनाता है और प्राइस लेता है P1। अब यदि एकाधिकार की स्थिति में मांग बढ़ जाती है तो क्या होगा ये भी देखेंगे। अब यहां देखिए अगर इस स्थिति में अगर एकाधिकार की प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाती है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू 2 बराबर डिमांड, एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड 1, और ये मार्जिनल रेवेन्यू। ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहां देखिए अगर किसी प्रोडक्ट की मांग बढ़ गई, मांग बढ़ने पर भी यहां एकाधिकार की स्थिति में क्या हो रहा है, अगर किसी स्थिति में मांग बढ़ जाती है तो भी एकाधिकारी के द्वारा प्रोडक्ट उतना ही लिया जाएगा, प्राइस वो की वही ली जा रही है, जो ये बताती है कि अल्पाधिकार की स्थिति में कीमत दृढ़ता की स्थिति होती है। यानी अगर मांग बढ़ भी जाती है तो प्राय उससे, देखिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, वापस इसको देखते हैं कैसे मांग अल्पाधिकार में, मांग में वृद्धि होने पर एकाधिकार के संतुलन को किस प्रकार से हमको डिफाइन करना है। तो यहां देखिए फर्स्ट स्थिति ये एवरेज रेवेन्यू है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू, और ये मार्जिनल कॉस्ट। अब एमआर और एमसी यहां काट रहे हैं, ई पर संतुलन है, उत्पादन Q1 होता है जैसा हम पहले कर चुके हैं, और इस Q1 उत्पादन पर जो प्राइस होती है वो प्राइस होती है P1। अब देखिए दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है, ये मांग बढ़ गई, एवरेज रेवेन्यू हो गया, और यहां जो मार्जिनल रेवेन्यू है
अब यहाँ देखिए, ये MR2 AR2 बराबर डिमांड 2, MR1 बराबर ये डिमांड 1। अब देखिए यहाँ पहली स्थिति से देखिए, पहली स्थिति को आप देखेंगे कि पहले ये AR वक्र था, यहाँ कीमत का निर्धारण हो रहा था। दूसरी स्थिति में आप देखेंगे, दूसरी स्थिति में MR वक्र है, वो देखिए एकदम यहाँ, ये देखिए फर्स्ट ये A बिंदु पर संतुलन है, ये AR वक्र है, ये MR वक्र है, E बिंदु पर संतुलन है, MR और MC यहाँ काट रहे हैं, ये उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हुआ, कीमत ये ली गई। दूसरी परिस्थिति में मांग बढ़कर AR2 हो जाती है और जो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो इस प्रकार से विकुचित हो जाता है। ये देखिए सेकंड वाला जो मार्जिनल कर्व है वो देखिए ये विकुचित है। अब यहाँ MR और M2 का संतुलन E1 से चला गया E2 पर, यहाँ उत्पादन की मात्रा Q2 हो रही है पर प्राइस अभी भी P1 ली जा रही है, यानी उत्पादन Q1 से Q2 हो गया, उसके बावजूद कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फर्म को लगता है कि अगर मेरे द्वारा कीमत बढ़ाई जाएगी तो हो सकता है मेरा मार्केट छिन जाए। इस प्रकार से जो अल्पाधिकार की स्थिति है, इस अल्पाधिकार की स्थिति में कीमत की दृढ़ता होती है। अल्पाधिकार में सामान्य रूप से लागत बढ़ जाती है तो भी कीमत नहीं बढ़ती है, लागत घट जाती है तो भी कीमत नहीं बढ़ती है, और साथ ही वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे कि देखा, हमने यहाँ देखा कि पहले एवरेज डिमांड 1 थी, अब डिमांड बढ़कर D2 हो जाती है, उसके बावजूद भी कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें सामान्य रूप से कीमत दृढ़ता होती है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अल्पाधिकार में किस प्रकार से कीमत दृढ़ता होती है, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। धन्यवाद।